इराक का जिक्र, जिसको पहले बेबीलोन कहते थे, जो इराक वाज अटैच्ड टू द ईरान। सीखें से बिजनेस अमेरिका में करें, ये तो अलग क्वेश्चन है कि कहाँ वायदा करेगा डोनाल्ड ट्रंप, तो इसकी गारंटी कौन देगा, इसकी जिम्मेवारी इसके ऊपर हमें एतमाद नहीं है। तो यही बात है। 1979 में जब ईरानी इंकलाब आया, फिर सैंक्शन लगा, उससे पहले पावर जो अमेरिका है उसका फैसला पाकिस्तान में होने जा रहा है। अमेरिका ने इस वक्त इम्पोर्टेंस दी है पाकिस्तान को। प्राइस के लिए आर्मी चीफ को लोग कह रहे हैं, आपको पता है फोरम पे बताया होना चाहिए और गरीब तक जो है उसका जो फायदा है वो पहुंचना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यही टीवी न्यूज़ नेटवर्क का परचम बुलंद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हर रोज एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और हमेशा मैं आपको यही कहता हूं कि खबरों पे नजर रखें, बाखबर रहें, ताकि आपको मालूम हो कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे कि जो पूरी दुनिया की इस टाइम नजरें हैं वो पाकिस्तान पे क्यों है। आखिर पाकिस्तान ने कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान की जानिब देख रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में दो ही नाम गूंज रहे हैं। एक तो है आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का और दूसरा है वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब का। तो आखिर इन लोगों ने कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जो नजरें हैं इस टाइम पाकिस्तान की जानिब है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा होगा कि चंद ही रोज पहले अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान आए हुए थे। तो अभी जो बातें की जा रही हैं, जो चहमा गोइयां पूरे इस्लामाबाद में या पूरी दुनिया में हो रही हैं, वो यही है कि अब जी जनाब खुद यानी कि जो प्रेसिडेंट अमेरिका है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। और नाज़रीन, इसकी वजह से जो हमारा पड़ोसी देश यानी कि जो इंडिया है उसके पेट में बहुत सारे मरोड़ उठ रहे हैं। और अगर उनका आप सोशल मीडिया उठाकर देखें तो बहुत सी कह लें कि फजूल वाहियात ऐसी रिपोर्टिंग उनके चैनलों पे की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह इज्जत दे उसको कौन इज्जत उसकी छीन सकता है। तो कुदरती बात है कि जो इस टाइम वजीर आजम पाकिस्तान की जो प्लानिंग है या चीफ आर्मी जो स्टाफ हैं, जो आर्मी चीफ हैं, उनकी जो प्लानिंग है अगर उसकी बात की जाए तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया की जो नजरें हैं इस टाइम पाकिस्तान पे ठीक है। अगर बात की जाए अमेरिका की या बात की जाए इस टाइम इसराइल की या फिर बात की जाए ईरान की, तो ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान भी ये चाहता है कि जो जंगबंदी है, जो सुलह है, वो पाकिस्तान में बैठ के हो। और अमेरिका भी यही चाहता है कि ये जो सुलह है पाकिस्तान में हो। वैसे तो ये कहा जा रहा था कि अब कौन से फोरम पे जो दूसरी जो कह लें कि जो मुज़ाकरात हैं वो कहाँ पर होंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बता दिया कि ये भी मुज़ाकरात जो है पाकिस्तान में ही होंगे। और नाज़रीन, जो 200 किलोग्राम यूरेनियम है उस पे क्या बातचीत होगी, आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सारे मुतालबात मान लिए हैं? क्या ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के सारे मुतालबात मान लिए हैं? इसी चीज के ऊपर आज हम बात करेंगे और यही हमारा आज का टॉपिक होगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अतीक और रहमान सिद्दीकी साहब। कुछ उनसे खट्टी मीठी बातें सुनेंगे, कुछ कड़वी और कुछ मीठी, क्योंकि ये आपको प्रोग्राम में आगे पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम सलाम, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है जनाब। किधर जा रही है ये जंग? जंग तो ऑलमोस्ट अब ये एंड की तरफ जा रही है। अच्छा। और ऑल इज वेल व्हेन एंड इज वेल। और मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने रियलाइज कर लिया था, सूनर और बेटर सेंस प्रिवेल्ड, क्योंकि सारी दुनिया डिफेंस एनालिस्ट, मीडिया पर्सनल और खुद जो अमेरिकी अवाम है, कांग्रेसमैन है, वो सारे इस बात में मुत्तफिक थे कि ये हमारी जंग है ही नहीं। और सिर्फ ज़ायनिस्ट लॉबी की प्रेशर की वजह से, नेतन्याहू की प्रेशर की वजह से जो ट्रंप ने ये शुरू की थी उसने अपने आप को फंसा लिया था। अब किस तरह से निकलना था, उसने फाइनली फैसला किया कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम उसको एक ट्वीट तैयार करके भेजा गया। और आपको उसका मालूम पता है, बैकग्राउंड जाने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीज फौरी तौर पे लीक हो गई थी। और वो साहब ने उस चीज को देखे बगैर वही ट्वीट को आगे फॉरवर्ड कर दिया जो रिकॉर्ड में आ गया ट्विटर के एक्स अकाउंट पे, और के मैसेज बना के भेजा गया अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शहबाज
की तरफ, शहबाज शरीफ की तरफ, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस वक्त जो रजीम है वो यकीनी तौर पे अमेरिकन रजीम है और उन्हीं जो वो आपको ऑर्डर करते हैं वही होता है। और उसको कहा गया शहबाज शरीफ ठीक है, ऐसे ही होता रहा हर दौर में। नहीं, मैं आपकी इस दौर की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर पूरी दुनिया की बात करेंगे तो फिर 1947 से हाँ, यही बात, तो यही हकीकत बता हाँ, रहा हूँ, यही जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिसेंटली। सर यही बात। तो शहबाज शरीफ को कहा कि जनाब ये ट्वीट कर दो, क्योंकि उसने निकलना था और उसने ट्वीट कर दिया। उसने कहा ठीक है जी, जंग बंदी हम कर देते हैं। और फिर सबने देखा कि जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है यहाँ पर आए और तकरीबन 20-21 घंटे कहते हैं कि नशिश चलती रही है। तो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि उस वक्त टर्म्स एंड कंडीशन और तमाम मामला रिजॉल्व हो गए थे। निटी ग्रिटी हो सकता है थोड़ा बहुत रह गया था और फिर वहां पर चले गए। एक और ऑप्शन अच्छा यहाँ पर ना ये, अच्छा यहाँ पर ये भी कहा जा रहा था कि अगर जेडी वेंस अगर ये साइन कर जाता है तो फिर जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी अपनी वैल्यू कम हो जाती, तो वो ये चाह रहा था कि मैं आके ये सिग्नेचर, यही बता रहा हूँ कि जिस तरह आप समझ ले कि जब भी कोई सब ऑर्डिनेट कोई बड़ा काम करता है ना, तो सब ऑर्डिनेट का जो वो क्रेडिट है जाने के बजाय जो ऑफिसर्स होते हैं ना वो ले लेते हैं। ये तमाम डिपार्टमेंट देखते हैं। तो इसी तरह से जेडी वेंस की जो बेसिक चीजें मैं समझता हूँ सेटल हो गई थी। हो सकता है यहीं पर हो जाता, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो ट्रंप की जो बैड रेपो है वो तो रेपो रहती बैड, लेकिन जेडी वेंस की बल्ले बल्ले हो जाती पूरी दुनिया में भी और अमेरिका में भी। और आप समझ ले जेडी वेंस को तैयार किया जा रहा अगले प्रेसिडेंट के इलेक्शन। जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी यंगस्टर है, पर्सनैलिटी भी ठीक है, बैकग्राउंड भी ठीक है, खुश अखलाक भी है कहते हैं वो। मैं आपसे बता रहा हूँ कि एजुकेटेड है, लोअर मिडिल क्लास से उठा है और फिर इस लेवल पे आए हैं। अगर उस पर हम बात करेंगे कि वो अलग थ्योरी चली जाएगी कि ये लोगों को तैयार किया जाता है और इस पीछे ज़ायनिस्ट लॉबी होती है। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी कहानी है। बहरहाल मैं वापस इस पे आता हूँ कि अगर वो यहाँ पर एग्रीमेंट कर लेता तो जेडी वेंस की जो अहमियत है या उसकी फेम है वो बढ़ जाती और अगले इलेक्शन के लिए वो तैयार हो जाता। तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया, उससे पहले उसकी जो स्पोक पर्सन है जो कैरोलिन लेविट, उसने भी यही कहा था कि हो सकता है कि जनाब ये सिचुएशन अराइज हो सकती है। और फिर जब वो लास वेगास जा रहे थे और वहां पर उन्होंने बताया प्रेस लोगों को कि हो सकता है अगर एग्रीमेंट हो जाए तो मुझे पाकिस्तान जाना पड़े। तो इस हवाले से मैं तारीख बता दूं कि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं होंगे कि इस तरह के एग्रीमेंट्स के लिए वो खुद जाते हैं। ये आप अमेरिका आप यूं कह 1776 में बना, तो 18th और 19th सेंचुरी में तो ये रिवाज नहीं था, लेकिन अमेरिका की पोर्टल जो अक्रॉस द ग्लोब है वो 20th सेंचुरी में शुरू हुई। तो उस वक्त से अमेरिकन प्रेसिडेंट जो 20th सेंचुरी के स्टार्ट में थे, रोजवेल्ट उस वक्त के प्रेसिडेंट, वहां से शुरू हुआ। फिर उसके बाद जो सेकंड वर्ल्ड वार में अमेरिकन प्रेसिडेंट का रोल फ्रैंकलिन रोजवेल्ट का था, उस वक्त थे प्रेसिडेंट, वो भी अमेरिका से बाहर जाके एग्रीमेंट्स वगैरह ये ट्रूस करने के। फिर उसके बाद ट्रूमैन आ गए, ट्रूमैन ने भी किया और ये फिर तसलसल चलता रहा। फिर रोनाल्ड रेगन है या फिर बिल क्लिंटन है, बाना, ये सारा चलता रहा है। तो ट्रंप अगर आते हैं और लगता है, क्योंकि आपको पता नोटिफिकेशन हो चुका है और 10 दिनों के लिए ये जो अड्डे हैं ट्रैफिक के, जो गाड़ियों के जो इंटरसिटी जा रहे हैं उनको बंद कर दिए गए हैं। और मेरा ख्याल है कि मंडे से शायद इस्लामाबाद को तो टोटली बंद कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद जो है वो मंडे से बंद होगा और जो पिंडी है ना, यानी कि जो 26 नंबर है वो खुला रहेगा। मैं आपसे यही कह रहा हूं, मेन तो इस्लामाबाद है, लेकिन पिंडी में भी बहुत सी मूवमेंट कम हो जाएगी एक हद तक। अब वो इस्लामाबाद जो है ना, जो मोटरवे के पास है वो खुले रहेंगे। वाइस प्रेसिडेंट आ रहा था कि इस्लामाबाद को 2 दिन के लिए गालिबन छुट्टी दे दी गई थी, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे तो ऑलरेडी छुट्टी थी, तो अभी भी छुट्टियां शायद मंडे से कर दी जाए अगर 22 को आने का चांस है। तो मोस्ट प्रोबेबली प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं और फाइनली सेटलमेंट हो जाएगी। अब क्या होनी है सेटलमेंट, तो उसमें आप स्पेकुलेट कर सकते हैं कि ये बार्गेनिंग चिप्स होते हैं। आप 10 पॉइंट्स रखते हैं तो 10 पॉइंट्स आपके नहीं मिलते। नहीं। इसी तरह अमेरिका अगर 10 पॉइंट्स रखता है 15 तो वो उसको वो नहीं मिलता। अमेरिका ने 15 पॉइंट रखे हैं। मेरे हिसाब से ईरान ने तो कभी एटम बम बनाना ही नहीं था। अब इसने अपने एस्केप करने के लिए वो कहता है कि जो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, हम इसको जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट की बात की जाती है या मैं ईरान से कि वो जनाब वो बना लेगा। अच्छा, तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी। कल आपने अपने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि जो ईरान है वो
उसने कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं बनाया, सिर्फ उसने मिसाइल बनाए हैं, एटमी बम बनाए हैं। नहीं, एटमी बम नहीं, मिसाइल बनाए हैं। अच्छा, उसने एटमी बम नहीं बनाया। एटम बम नहीं। तो जो उसके पास जो मवाद है, जो यूरेनियम है, वो तो एटम बम का ही है ना, और सबसे ज्यादा उसके पास है। उसमें पता कि यूरेनियम जो है डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ। ये एनर्जी क्या समझ ले, ये जो है एक पावर बैंक है। उसको आप नेगेटिव काम के लिए यानी कि डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन के लिए, ये आप पर होता है। अच्छा। तो इसकी जो साइंटिफिक तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मुख्तसर ये कि ये एक ग्रेड होता है एनरिचमेंट। अच्छा, वो अमेरिका कह रहा है कि ये मैं साथ लेके जाऊंगा, लेकिन जो ईरान है वो कहता है ये पाकिस्तान के पास रहे। तो अगर पाकिस्तान के पास रहता है तो कहते हैं ये बहुत बड़ी मुसीबत है, अपने साथ ले लिया। मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं थोड़ा सा समझाने के लिए कि ईरान ने 2015 में भी जो है ना अमेरिका से ऑलमोस्ट एग्रीमेंट हो गया था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। सही। और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी अच्छी जा रही थी, लेकिन उस वक्त क्योंकि ओबामा की जो कांग्रेस में, सेनेट में और हाउस ऑफ कॉमन्स में उसकी मेजॉरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से लॉ नहीं बन सका था। और फिर ये ट्रंप ने आगे वो जो इनका एग्रीमेंट हुआ था वो खत्म कर दिया था। उसमें बहुत सी चीजें सेटल हो गई थी। उस वक्त भी ईरान ने उस वक्त तकरीबन 20,000 पाउंड से ज्यादा ईरान के पास यूरेनियम इनरिच यूरेनियम थी, जो कि एटम बम बनाए जा सकते थे। सही सही। लेकिन उसने सरेंडर कर दिया था और रशिया को दिया था उस वक्त। ठीक है। अब यहाँ पर इस वक्त ईरान के पास अप्रोक्सीमेटली 900 से ज्यादा पाउंड, जो कि अगर किलो में किया जाए तो 450 किलो जो एनरिच यूरेनियम है वो मौजूद है। लेकिन आपको पता है जहां पर इस्फहान और नतांज में मौजूद थे वो तबाह बर्बाद कर दिया है। तो इस वक्त आप जब समझ लें कि वो यूरेनियम मलबे के तले दफन हुआ है, उसको निकालना भी एक आर्ट है। तो मुख्तसर ये है कि ईरान वो बेकार हो गया। लेकिन मैं आपको लॉजिक बात करना चाह रहा हूं कि अमेरिका या इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान एक एटॉमिक ताकत बन जाए। और ईरान अच्छा, ये क्यों नहीं चाहेगा अमेरिका, ये बताइए। अगर समझ जाए तो वो तो ईरान आपको, जिसे अगर इसकी बात की जाए तो ईरान जो 6000 साल की हिस्ट्री है ना, अगर इस्लामिक वर्ल्ड में देखा जाए, अगर आप बात करेंगे। हाँ, ये मैं सवाल करना चाह रहा था आपसे। अच्छा, वो आपने खुद ही कर दिया। ग्रेट नेशन, मुख्तसर ये कि कल्चर है, हाँ, सिविलाइजेशन। आपने पूरी इस्लाम को पूरा इंशाल्लाह किसी बात भी करें ना, थोड़ा चले हमारे नाजरीन के लिए थोड़ी आसानी हो जाए। इस वक्त 58 ये क्या वजह क्या है? इस वक्त 58 नाज़रीन, प्रोग्राम लंबा हो जाए तो माइंड नहीं करना, क्योंकि ये आपकी मालूमात के लिए प्रोग्राम है और बड़ी खास बात अतीक भाई करने लगे थे। देखिए, अगर इस्लामिक वर्ल्ड को इस हवाले से आपने सवाल किया है, तो अगर इस्लामिक वर्ल्ड 58 कंट्रीज देखें तो ये 1400 साल पहले वो कंट्रीज नहीं थी। विद द स्पैन ऑफ टाइम डिफरेंट कंट्रीज बनती रही है। ठीक है ना। ये जो रिसेंट सिचुएशन है, ये ऑटोमन कैलिफेट के बाद, जब बरतानिया ने, फ्रांस ने मुख्तलिफ इलाकों में अपनी पेनिट्रेशन की अरेबियन पेनिनसुला में, तो अपनी मर्जी से उन्होंने तकसीम किया, ये हदूद अरबा बनाया। ईरान जो आज मैप है वो नहीं था, और मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ नाम रहा है। तो मुख्तसर ये कि जब वो मुसलमान वहां पर गए तो उस वक्त वो हुकूमती ससानिद कहते थे। फिर मुख्तलिफ और हुकूमतें आई, जब कैलिफेट के बाद तकरीबन कई सौ साल, जैसे बनु उमय्या और बनु अब्बास और खिलाफत राशिदा के बाद जब स्प्लिट हुए तो फिर ये सफवीद हुकूमत गई, फिर सिलजुकी आए, तो अलग जगह हदूद अरबा डिफरेंट थी। लेकिन मैं मुख्तसर ये बताऊंगा कि ईरान की सिविलाइजेशन अगर 58 कंट्रीज में देखा जाए, इट इज द मोस्ट रिच सिविलाइजेशन इन इस्लामिक वर्ल्ड। ईरान लोग जो है ना 6000 साल की इसकी हिस्ट्री है। अच्छा। जिसमें तालीम, जिसमें टेक्नोलॉजी, जिसमें अदब अदाब, जिसमें लिटरेचर, जिसमें लॉट ऑफ थिंग्स आज भी मुसलमान पढ़ते हैं। अब देखें, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में अगर 2 जुबानों ने लोगों को इन्फ्लुएंस किया है इस्लामिक सिविलाइजेशन में, वो फारसी है या अरबिक। अरबिक इसलिए कि हमारा ताल्लुक क्योंकि इस्लाम से है, और इस्लाम जो ओरिजिन हुआ है जो ईरान है, इसका पुराना असल नाम फारस है। वो फारस। अब मुख्तसर ये है कि उस टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो अरेबियन जहां से ओरिजिन हुआ वो अरब है। मैं सऊदी इसलिए नहीं कहता, ये सऊदी अरब नहीं है, असल में तो ये फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमीन है।
जिसको हिजाज मुकद्दस कह सकते, कोई और नाम रख दे, ये आले सऊद का मुल्क है। तो सऊदी अरब में तो कभी भी सिविलाइजेशन फ्लोरिश ही नहीं हुई। मक्का और मदीना दो मेन सिटीज थे, वहां पे जगह थे जहां पर लोग आबाद थे, लेकिन 1400 साल में वो कभी भी फ्लोरिश नहीं हुई, इसलिए वहां तो कोई सिविलाइजेशन आबाद ही नहीं हुई। सही। अगर ईरान के बाद कोई सिविलाइजेशन नजर आती है वो टर्क सिविलाइजेशन है, और थर्ड पे जो है इजिप्शियन, जो कि हजारों साल की है। इसके अलावा तो ये मिसाल का आप देखें मिडल ईस्ट की बहुत से अब कंट्रीज है, वो तो यार चंद हजार पहले 100 साल पहले चंद सौ नफूस में छोटी छोटी जगह थी, वो बेचारे बड़ी मिजरेबल कंडीशन में रहते थे। ये तो 50 सालों में ये सारी चीजें चेंज हुई और बिल्कुल बिल्कुल रियासतें बन गई, कतर बन गया, कुवैत बन गई, ये इनकी कोई हैसियत नहीं थी। तो अगर अरेबियन पेनिनसुला में, जिसको आज हम कहते हैं खलीज ममालिक, जिसमें इजिप्ट भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, फिर अरेबियन कंट्रीज शामिल है, उसमें आप अगर सिविलाइजेशन का जिक्र करें कि ईरान के मुकाबले में तो कोई सिविलाइजेशन है ही नहीं इस्लामिक वर्ल्ड में। चाहे आप देखें सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, उस वक्त भी कोई सिविलाइजेशन का कभी भी कोई नहीं रहा वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो 1400 साल पहले या से पहले हिस्ट्री है तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, टर्क सिविलाइजेशन है, ईरानियन सिविलाइजेशन है। उसके बाद अगर कुछ है तो सीरियन, इराक का जिक्र जिसको पहले बेबीलोन कहते थे, जो इराक वाज अटैच टू द ईरान, और उस वक्त एक ही थी, ईरान इराक एक ही डायनेस्टी या एक ही सिविलाइजेशन थी। तो ये ममालिक थे। अब ईरान, अब मॉडर्न ईरान की बात करें तो पूरी दुनिया में आप देख लें कि ईरान के आज भी लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो तालीम का रेशो है इस्लामिक वर्ल्ड में वो ईरान में है। सबसे ज्यादा, डिस्पाइट के 47 ईयर सैंक्शंस लगाई हैं, वहां पर डॉक्टर सबसे ज्यादा, इंजीनियर ज्यादा, स्किल्ड लोग सबसे ज्यादा, यानी कि उन्होंने डिस्पाइट ऑल दीज सैंक्शंस उन्होंने तालीम और तरबियत को नहीं छोड़ा। और यकीन जानिए उनका अगर स्कूलिंग सिस्टम देखे ना, वो तालीम के साथ बच्चों को इंसान भी बनाना सिखाते हैं, जो कि नजर आता उनके लीडर्स को देखे कितने मुहज्जब है। यानी कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस तरह की बातें करता है, हम वो अल्फाज में नहीं कह सकते कि वो क्या बोल रहा है। यानी कि जब आप कोई प्रेसिडेंट या बड़ी सीट पे बैठते हैं तो वो एक्सपेक्ट करती दुनिया, जब आप बात करें तो आपके अल्फाज डिसेंट हो, आपके अल्फाज लिटरेरी तौर पे बड़े अच्छे हो। तो उसने आप देखें ट्रम्प का मुकाबला करें, और यहां पर आप मिसाल के तौर पे आयतुल्लाह खामनाई, फिर उनके बाद उनके बेटे का देखें तो रिकॉर्ड ऐसा लगता है वाकई हम उनको फॉलो करें ताकि हम कुछ सीख सके अपार्ट फ्रॉम रिलीजन। कि पता लगता है कि यार इनको हमें फॉलो करना चाहिए कुछ सीखने को। इसी तरह जो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची, जिसको पहले शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इन 40 दिन की जंग से बिजनेस अमेरिका में करें, ये तो अलग क्वेश्चन है कि कहां करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ सीखने की यह सख्त जगह है, दस्तगाह है तहजीब के लिए। डिस्पाइट मैं ये कह रहा हूं कि सख्त हालात के बावजूद भी पता लगता है। देखे अभी एक मिसाल गरीदा की मिसाल देने लगे, हम अपने पाकिस्तान का हाल किया है, हम तो बहरल ये कलर डिस्कशन है कि वो खातून आई है, उसको जोर जबरदस्ती नहीं थी, उसको अपने हिजाब में आई, शी वाज लुकिंग वेरी डिसेंट वुमेन, और वो भी वही काम कर रही थी जो एक पाकिस्तानी खातून जिसको गरीदा फारूकी है, वो क्या, वो गरीदा फारूकी वहां पर नहीं थी, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी, ये ज़हन में है। अच्छा, उस दिन वो कपड़े भी ग्रीन पहन के गए। That's what I'm saying कि इंडिविजुअल आप अपने घर में जो मर्जी पहने, मुझे क्या जरूरत है आपको इंटरफेयर करने की। लेकिन जब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं और स्पेशली यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान में तो हजारों जर्नलिस्ट है, क्या सारे वहां पर थे? ऐसा तो नहीं है। नहीं। तो जिनको अप्रूवल दिया गया इस रिजीम ने, वहां पर वही पहुंचे। तो खातन में सबसे ज्यादा इस रिजीम ने अहमियत दी, बिकॉज ऑफ रीजन उसमें मैं नहीं जाना चाहता, सियासी बात हो जाएगी, पहुंच गई ना। तो कम से कम डिसेंसी लेवल तो देखते। वो कहना कि जनाब मेरी मर्जी, ऐसा नहीं होता, एक ड्रेस कोड होता है। मिसाल के तौर पर मैं घर में निकर पहन के बैठा हूं, मेरी मर्जी, लेकिन व्हेन आई गो टू द कोर्ट एज अ लॉयर, सो आई नीड टू बी ड्रेस्ड इन लॉयर्स यूनिफॉर्म। यस, ठीक है ना। इवन मैं जीन्स पहन के या टी शर्ट पहन के भी नहीं जाता, अभी नहीं। क्यों? हालांकि कोई कानून नहीं कहता मुझे, वो कहेगा कि बट बिकॉज आई एम अ लॉयर, आई एम रिप्रेजेंटिंग सम पार्टी, सो आई नीड टू बी लुक्ड एज अ लॉयर। तो वहां पर मैंने यहाँ पर पहनना है। इसी तरह से एक मैंने फॉर्मल पार्टी में जाना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिनर पे जाना है, तो जब मैंने अगर डिनर पे जाना है
तो डिनर में मैंने शलवार कमीज बास्केट पहननी है, यानी कि साफ सुथरा। ये नहीं होगा कि मैं निकर पहन के चला जाऊंगा। सब लोगों ने बड़े अच्छे पहने हुए, तो कहते हैं कि डू इन रोम एज रोमन्स डू। तो हर चीज की एक रिक्वायरमेंट्स है। मिसाल के तौर पे मैं तो शॉर्टकट में अगर बात की जाए तो भाई जैसा देश वैसा भेष जैसा होना देश चाहिए और और उसके मुताबिक मौके की मुनासिबत के साथ होना चाहिए होती बंदे है। को। अब मिसाल के तौर पे मैं एक टीचर हूं। मैं जब टीचर जाऊंगा तो मैं सोचूंगा कि मैंने अगर शलवार कमीज पहनी हुई तक मैं पढ़ाऊं, बास्केट पहनी हुई हो या पेंट कोट, मैं अगर अभी पढ़ाता हूं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, ये नहीं होगा कि मैं निकर पहन के चला जाऊं। तो वो कहेगा सर आप किस ड्रेसिंग में आए, तो मैं कहूं मेरी मर्जी। ऐसा नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो कहने का मकसद ये है कि वो सिविलाइजेशन सीखने के लिए बहुत कुछ है उस सिविलाइजेशन में, और उस सिविलाइजेशन को अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी जो पूरी दुनिया में मुमालिक को है, अगर 50 साल उसको मिलते। हर खबर पे नजर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, क्योंकि ये है हम सबका अपना चैनल।